गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके बीच में मैं केमिस्ट्री का चैप्टर जो अपना चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका पार्ट 3 लेके आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए आज अपने टॉपिक का वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम लोगों ने पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में बहुत ही गहनता से पढ़ लिया था। और उसके बाद में जो अपना पार्ट सेकंड था उस सेकंड पार्ट्स के अंदर अपन ने एडिशनल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा और कुछ और रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा। आज मैं आपके बीच में रिप्लेसमेंट रिएक्शन और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आप सभी मेरे साथ बने रहे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर मैं सबसे पहले आपके सामने जो अभिक्रिया ले रहा हूं वो अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन मित्रों, जैसा कि अपन इस अभिक्रिया का जो हेडिंग देख रहे हैं, इस हेडिंग से ही अपने को अनुभव हो रहा है, इसे लग रहा है कि यहां बता रहा है कि विस्थापन हो रहा है। यानी कि इस अभिक्रिया के अंदर जिन अभिकारकों को अपन मिलाएंगे तो उन अभिकारकों के बीच में ही परमाणुओं का या परमाणुओं के समूहों का जो होगा वो विस्थापन होगा, रिप्लेसमेंट होगा। तो अपन इसको देखते ही मालूम कर रहे हैं कि कोई न कोई इसके बीच में जो रिएक्ट होंगे उन रिएक्टों के बीच में कोई एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, उसके बीच में यहाँ पर उसका विस्थापन होगा। तो आप सभी, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आपके पास नोटबुक हो तो नोटबुक में सभी मित्र इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक के ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु का समूह या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित होता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए मित्रों, आपके सामने मैंने बोर्ड पे भी विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखी है, जरा ध्यान दें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं का समूह का जो समूह होगा वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया जो होगी उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए अभी मैं आपको एक इसका एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि वास्तव में एटम यानी कि परमाणु या ग्रुप ऑफ एटम जो होगा
किस तरीके से अपनी जगह से विस्थापित होता है। मुझे आशा है कि इस एग्जाम्पल के दौरान आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया। तो ये है आपका कॉपर सल्फेट, और इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर आपको क्या करना है, जिंक के दानेदार टुकड़े डालने हैं। जैसे कि अपन ने इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब ये तो था कॉपर सल्फेट का विलयन, और कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, जिंक के टुकड़े। तब क्या होगी, इनके बीच में अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इनमें से कोई ऐसा एटम जो दूसरे एटम या एटम का कोई समूह जो होगा वो दूसरे को अपनी जगह से हटा देगा। कहने का मतलब वो अपनी जगह से उसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ कॉपर सल्फेट में जिंक के टुकड़े डाले अपन ने, तो यहाँ क्या होगा, ये जो जिंक है, इस जिंक ने इस कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, यानी कि इसे विस्थापित कर दिया। तो देखिए क्या बनेगा मित्रों, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और आपका जो ये कॉपर था वो कॉपर क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका CH कौन बन जाएगा, कॉपर। अभी मित्रों ध्यान देना इसमें कि यहाँ कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में आपने जिंक डाला, और जिंक से वो क्या बना, जिंक सल्फेट बना, और जिंक सल्फेट से कॉपर बन गया। मैं इनके नाम नीचे लिख देता हूं। ये है मित्रों कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट बोलेंगे, यानी कि CuSO4। ये क्या है मित्रों, जिंक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। आप सभी जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं या केमिस्ट्री का चैप्टर करते हैं, वो सभी आपको पीरियोडिक टेबल कम से कम 30 तक तो याद होने ही चाहिए। और आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में भी अलग से समझा दूंगा, जिसका अपने अलग से चैप्टर होगा। तो ये है जिंक, और इनसे जब रिएक्शन हुई तो मित्रों ये बन गया अपना जिंक सल्फेट, जिसको अपन ZnSO4 बोलेंगे। तो ये है अपना जिंक सल्फेट, और उसके साथ में अपना अलग गुण हो रहा है, कॉपर जो है उसका निक्षेपण हो रहा है। निक्षेपण शब्द के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। निक्षेपण का मतलब होता है वो अलग हो जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो लिया था, उसमें आपने जिंक डाला था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इस कॉपर जो था वो अपनी जगह से हट गया और इसकी जगह पर जिंक आ गया। बस इसी चीज को यदि आपको समझ लिया, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो समझ लीजिएगा आपको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। तो जरा ध्यान देने का प्रयास करना। ये कॉपर सल्फेट का था सॉल्यूशन, इसमें मिलाया था अपने जिंक। मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूं, जरा ध्यान देने का प्रयास करें। ये है मान लीजिए अपना एक बीकर, और इस बीकर के अंदर अपने क्या भरा हुआ है, ये बीकर है, और इस बीकर के अंदर अपना भरा हुआ क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन सॉल्यूशन भरा हुआ पड़ा है। किसका सॉल्यूशन है बंदों, कॉपर सल्फेट। यह है कॉपर सल्फेट। ऊपर से अपने क्या किया, इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाले, दानेदार जिंक के टुकड़े। तो ये है आपका जिंक, और जिंक को लिखते किसके द्वारा है, Zn के द्वारा। अब यहां पर क्या होगा, बड़ी ही रोचक बात होने वाली है। तो ये कॉपर सल्फेट जो था, इस कॉपर सल्फेट का जो रंग था वो रंग कैसा था मित्रों, नीला रंग था। कॉपर सल्फेट हमेशा नीले रंग का होता है। और जैसे ही अपन ने इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाले, तो कुछ ही समय के बाद में आपका कॉपर सल्फेट जो था
वो कॉपर सल्फेट का नीला रंग वहां से गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब सीधी सी बात है कि इसमें जो आपने डाला था यानी कि जिंक डाला था, उस जिंक ने क्या किया, यहाँ पर कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, और जैसे ही हटा दिया तो आपका सॉल्यूशन भी, उस सॉल्यूशन का जो नीला रंग था उसका जो ब्लू कलर था, वो ब्लू कलर वहां से गायब हो जाता है। तो ध्यान देना है। अब अपने दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर यहाँ कॉपर सल्फेट जो था इसको जिंक ने ही क्यों हटाया, इसमें क्या सर दूसरा कोई एलिमेंट्स डालते तो वो नहीं हटता? हाँ बिल्कुल, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। ध्यान दें मित्रों, यहाँ पर आपने कॉपर सल्फेट है, ये आपका जिंक है, यहाँ जिंक सल्फेट बन गया, ये आपका कॉपर है। अब ध्यान ये देना है कि इस कॉपर को, इसी कॉपर को इस जिंक ने हटाया है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अपन एक जनरली एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा हष्ट पुष्ट आदमी है और उसके सामने एक नन्हा सा बच्चा आकर उसको वो उस जगह से यदि हटाना भी चाहे, क्या वो हटा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और लेकिन वो बड़ा आदमी, एग्जाम्पल के तौर पर अपन खली का उदाहरण भी ले सकते हैं। वो खली यदि एक नॉर्मल सा बच्चा है उसको अपनी जगह से आराम से हटा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर है, उसके अंदर ताकत है, उसके पास क्षमता है, और उस क्षमता की वजह से ही तो वो वहां उसको हटा रहा है। लेकिन एक वो नन्हा सा बच्चा उस कली को वहां से नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है। तो इसी वजह से इस जिंक के पास में बहुत ज्यादा पावर है, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। इसीलिए जिंक ने क्या किया? कॉपर को अपनी जगह से विस्थापित कर दिया, कॉपर को अपनी जगह से जिंक ने हटा दिया। तो अब बात यहां से अपने को समझ में आएगी, क्या सर ये सभी एलिमेंट्सों के अंदर कोई ना कोई अलग अलग ताकत होती है? बिल्कुल होती है। सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, सबकी क्रियाशीलता जो होती है वो अलग अलग होती है, और उन्हीं क्रियाशीलता को अपन एक क्रम में जमाएंगे तो जमाने पर अपने को एक टेबल मिलेगी। उस टेबल के बारे में भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो जरा ध्यान दें, यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, यहां पर एक प्रश्न बनने वाला है, और वो प्रश्न मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं। जरा ध्यान देना, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है, कई बार कॉम्पिटिशन की एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। जरा ध्यान दें, प्रश्न आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर, जिंक के टुकड़े डालने पर विलयन का कौन सा रंग था मित्रों? नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? गायब क्यों हो जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर विलयन का ब्लू कलर जो है वो गायब क्यों हो जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन के एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बस आपके सामने इसका आंसर भी है। क्या? जरा ध्यान दें कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, विलयन था, इसके अंदर जिंक के टुकड़े डालने पर जिंक अधिक क्रियाशील तत्व था, और अधिक क्रियाशील तत्व हमेशा कम क्रियाशील तत्वों को अपनी जगह से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट के अंदर उपस्थित कॉपर को जिंक ने अपनी जगह से हटा दिया। इसी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग जो था वो भी क्या हो गया? गायब हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से गहराई से अपने को समझना है। अब यहां से एक नई डेफिनेशन उत्पन्न हो रही है, और डेफिनेशन ये है कि ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपनी जगह से हटा देता है। तो क्या ऐसी कोई सारणी होगी जो सारणी के अंदर अपने को व्यवस्थित रूप से सारे एलिमेंट्स मिले, जिसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व अलग हो और कम क्रियाशील तत्व भी क्या हो? अलग हो? तो वो सारणी है मित्रों सक्रियता श्रेणी। उसके बारे में मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान दें।
और सभी जो भी दर्शकगण हैं और जो लिखना चाह रहे हैं वे सभी इस वीडियोस के अंदर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मुझे पूरा यकीन है आप सबको स्क्रीन जो है बहुत ही क्लियर रूप से दिख रहा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी जो भी फेयर कॉपी है उसके अंदर आप जो भी 9th और 10th के स्टूडेंट है वो इस बात को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, संस्थाएं चल नहीं रही हैं, इस वजह से आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। और दूसरे मित्र जो भी दर्शक मित्र है जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये जनरल साइंस के तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर काम में आने वाले हैं। तो अभी मैं आपके सामने सक्रियता श्रेणी को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, जरा सभी अपने वीडियोस के साथ बने रहे। तो दूसरा अपना टॉपिक है वो है मित्रों सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? वैसे देखा जाए तो इसका भी नाम से स्पष्ट है, जिसकी क्रियाशीलता अधिक हो उनको अलग करो और जिनकी क्रियाशीलता कम हो उनको अलग करो। अलग करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग उनको अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करो। अधिक क्रियाशील तत्वों को अलग करो और कम क्रियाशील तत्वों को भी अलग तरीके से व्यवस्थित करो, और आपको जो टेबल मिलेगी वो टेबल आपकी सक्रियता श्रेणी मानी जाएगी। तो अभी आपको मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं सक्रियता श्रेणी की। तो यह है आपकी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सारणी जिसमें तत्वों की क्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सारणी क्या कहलाएगी? सक्रियता श्रेणी। तो मैं लिख रहा हूं तत्वों को उनकी क्रियाशीलता, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सारणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। प्राप्त सारणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। मित्रों यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है अपने को, एक तत्व आएगा जो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वे सारे एलिमेंट्स अधिक क्रियाशील होंगे, और हाइड्रोजन से जो एलिमेंट्स क्या होंगे नीचे की ओर होंगे वे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे कम क्रियाशील होंगे। तो मैं आपको इसको संक्षिप्त में थोड़ा सा ही समझा रहा हूं, जरा ध्यान दे। मान लीजिए पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, इस प्रकार से मैग्नीशियम भी है, पीबी है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स क्या है हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, मैं इनको संक्षिप्त में लिख रहा हूं यहाँ पर। ये है आपका हाइड्रोजन, तो ये है हाइड्रोजन, और इसके बाद में कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो अपन बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कॉपर आता है, मरकरी आती है, सिल्वर आता है और सोना भी आता है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं हाइड्रोजन से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ एरो के द्वारा लिख रहा हूं, जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपकी क्रियाशीलता तत्वों की है वो क्रियाशीलता घटती जाएगी, क्रियाशीलता घटती जाएगी। और आप जैसे ही हाइड्रोजन से भी नीचे चले जा रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात हुई कि आपकी क्रियाशीलता तो और भी ज्यादा कम हो गई है। तो इनकी जो क्रियाशीलता होगी वो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्सों से भी क्या है कम है, तो ये क्रियाशीलता कम होगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, लेकिन इसकी बाउंड्री क्या है, इसका यहाँ ध्यान रखना है
कि हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट्स जो होंगे वो ज्यादा सक्रिय होंगे और हाइड्रोजन से नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स है वो कम सक्रिय होंगे। अभी जस्ट इससे पहले अपने एक एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर आपने क्या मिलाया था, जिंक मिलाया था। इसी वजह से जो ज्यादा ताकतवर था यानी कि जिंक ज्यादा ताकतवर था किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, इसीलिए जिंक ने कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया था। तो मित्रों ये है आपकी सक्रियता श्रेणी, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो और लिख सकते हो। और आगे की जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को अपन नेक्स्ट क्लास जो भी अपनी होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा के लिए अपन यहाँ से ही विराम देते हैं। धन्यवाद मित्रों, सभी अपने साथियों तक इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।